नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी दिग्गजों पर दाव की। जी हां, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दिग्गजों पर दाव लगाने जा रही है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, गुना से अरुण यादव, रतलाम से कांतिलाल जैसे भूरिया जैसे लोगों के टिकट फाइनल बताए जा रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने तो सूची आने के पहले ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, जिस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर क्यों दिग्विजय को 30 साल बाद घर लौटना पड़ रहा है। क्या कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं बचे हैं? खैर, ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के दिग्गज पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे और क्या ये दिग्गज बीजेपी को क्लीन स्वीप करने से रोक पाएंगे? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। भले ही प्रदेश की 18 सीटों पर कांग्रेस की सूची जारी ना हुई हो, लेकिन दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल पिछले 2 दिन से अटकलें हैं कि 33 साल बाद राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। उनका टिकट भी फाइनल हो गया है। सीसी की बैठक में मुहर भी लग गई है। जाहिर है कि दिग्विजय यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। आखिर बार वो 1991 में यहाँ से सांसद चुने गए थे। इतना ही नहीं, अरुण यादव को गुना से और कांतिलाल भूरिया को रतलाम से टिकट देने की चर्चा गर्म है। यानी कांग्रेस अपने दिग्गजों के सहारे कुछ एक सीटों पर बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर सकती है। हालांकि बीजेपी अब इस पर तंज कस रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तंजिया लहजे में पूछा है कि वो 30 साल बाद वापस अपने घर में क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ाने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे हैं। इसको कोई लोग ही नहीं मिल रहे हैं। बड़ा जोरदार समय चल रहा है माननीय मोदी जी के, और खास करके भाजपा के पक्ष में जो बयार चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता लड़ने से भाग रहे हैं, वो मना कर रहे हैं लगातार, और कांग्रेस उनको लड़ाने पे तुली हुई है। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कोई 30 साल बाद वापस अपने घर में आ रहा है। आए ना दोबारा, अब जहाँ से लड़े थे भोपाल से, क्यों नहीं लड़े? इसमें कोई दो राह नहीं कि दिग्विजय सिंह बीजेपी के लिए पंचिंग बैग की तरह है। वहीं बीजेपी के वार पर दिग्विजय भी सामने आ गए और बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ने तैयार हूँ जी, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ने तैयार हूँ, लेकिन पार्टी ने कहा यहाँ से लड़ो तो यहाँ से लड़ो। जानकारों की माने तो अगर कांग्रेस दिग्विजय समेत अन्य दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारती है तो बीजेपी को कुछ एक सीटों पर कड़ी टक्कर मिल सकती है। और कांग्रेस की रणनीति भी इन नेताओं को टिकट देने के पीछे यही नजर आएगी कि वो इतने आसानी से बीजेपी को क्लीन स्वीप नहीं करने देगी। हालांकि दिग्विजय समेत कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता कोई बड़ा चमत्कार इस चुनाव में कर पाएंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। लेकिन कांग्रेस 2019 से बेहतर प्रदर्शन के लिए जोर जरूर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। आवाज आ रही शर्मा जी आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही। मैंने कहा सूची का तो इंतजार कांग्रेस के नेताओं को भी, और सूची लगातार आगे देर बढ़ती जा रही है। इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन अब जिस प्रकार से सुर बदले हैं बड़े नेताओं के सीईसी की बैठक के बाद, उसको किस नज़रिए से देखा जाए? और जो बीजेपी भी तंज कस रही है दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं पर कि जो 30 साल बाद फिर अपने सुरक्षित गढ़ की ओर पहुँचे हैं, हालांकि औपचारिक रूप से नाम का ऐलान होना बाकी है। देखिए मनोज जी, जो बड़े नेता हैं उनका नाम बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। और जो है देश में पीढ़ियां बदल गई हैं, चुनाव क्षेत्र में पीढ़ियां बदल गई हैं। और जहां तक राजगढ़ का प्रश्न है तो राजगढ़ तो जनसंघ का गढ़ रहा है। पहली बार दिग्विजय सिंह जी 1500 वोट से जीते थे
रिकाउंटिंग प्यारेलाल जी ने नहीं कराई ईमानदारी से। उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक बार परिणाम आ गया, मैं रिकाउंटिंग नहीं कराऊंगा। रिकाउंटिंग में वो जीत जाते, ऐसा अनुमान था लोगों का। मुझे अच्छे से याद है उस समय की घटनाक्रम को। लेकिन उसके बाद दिग्विजय सिंह जी वहां से चुनाव जीते थे। वो एक चेहरा भी अलग था, वो व्यक्तित्व भी अलग था और प्रभाव भी अलग था। कैलाश अब जोशी। इस देश में राजनीति की धारा दिशा बदल गई है और लोग जो है पीढ़ियां बदल गई हैं। जिन लोगों ने वोट उस समय दिग्विजय सिंह को पुराना राजा मान करके दिए थे, वो पीढ़ियां अब गायब हो गई हैं। वो पीढ़ियां नहीं है। 35 साल 33 साल बाद वहां जा रहे हैं दोबारा। थोड़े दिन पहले चांचोड़ा में उनके भाई जो सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं और उनका व्यवहार दिग्विजय सिंह से भिन्न है। वो राष्ट्रवादी कहे जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रवादी किस टाइप के हैं वो आपको और मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके बारे में, दिग्विजय सिंह के बारे में मुस्लिम समर्थक होने की जो एक छवि बनी हुई है और ये जो सनातन संस्कृति का दौर, वापसी की दौर का एक चुनावी वातावरण में भी मान लीजिए कि हवा बहती है इसकी, और राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो इन सारी परिस्थितियों में दिग्विजय सिंह जी, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में भी कोई उतनी बड़ी चुनौती राजगढ़ में होंगे जितनी आमतौर से हुआ करते थे। तो ये संशय और संदेह के बीच का चुनाव है और इस चुनाव का परिणाम किस करवट बैठेगा ये हम आने वाले समय में देख सकेंगे। लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है और बहुत ही ईमानदारी से कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह जी कोई जिताऊ चेहरा नहीं है। जो भोपाल में उन्हीं साध्वी से चुनाव हार गए थे जिन साध्वी को उन्होंने निशाने पर लेकर और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने का प्रयास किया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये हिंदुओं का भी आतंकवाद इस्लाम के आतंकवाद से बड़ा है। भगवा पूरी कांग्रेस जिसका भगवा आतंकवाद का जो है इन्होंने एक जो षड्यंत्र रचा था और जिसमें हेमंत करकरे जी के और इन सबके साथ मिलकर के जो एक षड्यंत्र रचा था कांग्रेस ने, वो सारे षड्यंत्र के मुख्य अदाकार दिग्विजय सिंह के बारे में किताबें लिखी है, किताबों में सब लिखा हुआ है। ये सारी चीजें होने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि उस सारे घटनाक्रम के बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं राजगढ़ में। तो राजगढ़ की जो जनता है वो भारत के प्रति समर्पित और राष्ट्रवादी जनता है। उसके मन में क्या विचार आएगा, दिग्विजय सिंह का कितना प्रभाव पड़ पाएगा, ये देखने वाली बात है। और जिस भाव से बोला गया है वो भाव ही स्पष्ट करता है कि बहुत कोई वजनदारी अब वो उस बात में नहीं बची है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ा फैशन चल गया है कि भाई शहीद हो तो बड़े आदमी के सामने हो जाओ, चर्चा तो होगी ही। अब अपने अरुण यादव जी आजकल यही काम कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव दिग्विजय सिंह के सामने, शिवराज सिंह के सामने लड़ेंगे और लोकसभा का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनाव लड़ेंगे। तो भैया आप ये बताओ कि आप राजनीति करने के लिए निकले हो या हारने के लिए निकले हो? तो ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। तो प्रभु जी, ये जो शर्मा जी ने भी कहा कि वो दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि भैया मैं तो मोदी के खिलाफ भी लड़ने को तैयार हूँ कि रोडमल नागर से तो ठीक रहेगा फिर 3 दशक बाद, या फिर शिवराज सिंह के खिलाफ लड़ने को तैयार हूँ क्योंकि एक बार शिवराज उनके खिलाफ लड़ चुके हैं राघोगढ़ से विधानसभा का चुनाव। और जो शर्मा जी ने भी कहा, अरुण यादव, कि अगर ऐसे दौर में जब आपको अपने इलाके मजबूत करना चाहिए तो दिग्विजय सिंह हार के पूरे 5 साल भोपाल में सक्रिय रहे लेकिन उनको राजगढ़ भेजा जा रहा। अरुण यादव पूरे समय हमने देखा वो खंडवा से जब टिकट मांग रहे थे उनको दिग्विजय सिंह के, शिवराज जी के खिलाफ लड़ने बुधनी भेज दिया जाता है। फिर जब वो उपचुनाव में टिकट मांगते हैं तो कहा जाता है कि वो सर्वे में विनिंग कैंडिडेट ही नहीं है, उनका टिकट काट दिया जाता है। और अब जब वो खंडवा से चुनौती दे सकते हैं तो वो खुद पाला बदल के वो कह रहे हैं मैं गुना से लड़ना चाह रहा हूँ। देखिए मनोज जी, जो अरुण यादव का जो मामला है उनको शायद ये संकेत है कि पार्टी उनको खंडवा में टिकट नहीं दे रही है तो इसलिए वो गुना से उन्होंने दांव फेंक दिया है। गुना में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार न। जो सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको यदि शहीद होना है तो फिर ऐसी जगह शहीद हुई है कि नाम हो आपका। यदि आप जो है खंडवा में फिर हारते हैं तो ये होगा कि आप अपने क्षेत्र में 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा चुनाव भी वहीं हार रहे हैं, तो आप हारने के लिए हैं बने हुए हैं क्या? तो ये स्थिति से बचने के लिए यदि किसी बड़े चेहरे के सामने चुनाव लड़कर हारा जा सकता है तो ज़्यादा बेहतर स्थिति होती है। राजनीति में कद भी बढ़ता है। कई बार लोग इसीलिए चुनाव लड़ते हैं कि उनको एक बड़ी पहचान मिल जाती है कि बड़े व्यक्ति को उसने चुनौती दी। और कभी धोखे धड़ाके करीबी का मुकाबला हो गया तो वो और उपलब्धि उनके खाते में हो जाती है। और केपी यादव भी हो सकता है कि अचानक वो चुनाव जीत गया, किसी को उम्मीद नहीं थी वो चुनाव जीत सकते हैं, वो चुनाव जीत गए। और जो भी सुरेश शर्मा जी कह रहे थे कि जो राजगढ़ के बारे में कि राजा महाराजाओं को हरा भी सकती है, अब जनता में वो प्रभाव नहीं है, तो बिल्कुल गुना में साबित हुआ है पिछले चुनाव में। बिल्कुल पड़ोस में ही है। हाँ, पड़ोस में ही है। तो ये बिल्कुल जनता का माइंडसेट बदल गया है। वो मूड नहीं रहा जो आज से 30 साल पहले हुआ करता था, जब भक्ति भाव के से लोग वोट डालने जाते थे। अब वो राष्ट्रवाद की भावना को देखते हैं, वो अपने लिए जो कौन सी सरकार उनको क्या सुविधाएं दे रही है, उनका जो प्रतिनिधि का भाव कैसा है, व्यवहार कैसा है,
वो कितनी बार आता है क्षेत्र में, दौरे करता है कि नहीं करता, उसके आसपास किस लोगों की जमावट है, वो सारी चीज़ों को देखकर आजकल मतदाता वोट करते हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है और फिर एक नाम का सहारा और नरेंद्र मोदी का प्रभाव, ये तो अपने आप में एक चीज़ है ही है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह की बात है तो दिग्विजय सिंह पिछला चुनाव भी राजगढ़ से ही लड़ना चाह रहे थे या इंदौर उनकी दूसरी पसंद मानी जा रही थी, लेकिन कमलनाथ जी ने यहाँ पर अपनी कुर्ते की जेब से एक पर्ची निकाल के लहरा के जो है उनको यहाँ पे शहीद होने के लिए भेज दिया था भोपाल। और निश्चित तौर पर जो है वो जैसे दिग्विजय सिंह का नाम आया तो बीजेपी ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड चला जिससे प्रज्ञा सिंह तो जीती 3,70,000 वोटों से दिग्विजय सिंह को हरा के बीजेपी को देश में कम से कम 15-20 सीटों का फायदा हुआ उस बिल्कुल प्रज्ञा सिंह को यहाँ चुनाव लड़ाने की। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आप ये देखिए, दिग्विजय सिंह भोपाल में नहीं है मुकाबले में, तो प्रज्ञा सिंह का टिकट बीजेपी ने, विनिंग कैंडिडेट जो जीता इतने वोटों से, उसका टिकट काट दिया आपने। साध्वी हैं, भगवा लहर है, राम का प्रभाव है, हनुमान जी का साथ है, सब कुछ होने के बाद उनका टिकट काट दिया। तो निश्चित तौर पर ये एक समय का खेल था। दिग्विजय सिंह की अभी भी पसंद राजगढ़ ही थी, लेकिन वो चूंकि राज्यसभा में कांग्रेस के मेंबर दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, वैसे ही कम है, लोकसभा की स्थिति वो देख ही चुके हैं, तो उनके ये शायद हो सकता है इसके तहत वो चाहते हो कि वो चुनाव न लड़े, राज्यसभा की सीट तो कम से कम बची रहे। शुरुआत में कहा ही था कि मैं 26 तक हूं तो मैं क्यों जाऊंगा। नहीं तो अभी तो संभावना है ना, बची तो फिर भी रह सकती है। हाँ, यदि बची रह सकती है निश्चित तौर पर, जैसा राजगढ़ का पुराना नेचर रहा है। 26 तक तो है सांसद। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि दिग्विजय सिंह के लिए राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का उतारना कांग्रेस के लिए एक तरीके से एक है कि राजगढ़ के चुनाव को मुकाबले पे चर्चा में ला सकता है। रोडमल नागर के प्रति वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं में नाराजगी है, वो विधायकों में नाराजगी है का भाव वो सामने आया है। और अभी आप देख लीजिए, मोहन यादव, माफ कीजिएगा, मोहन शर्मा जैसे विधायक ने मंच से कहा बिजली के बिल को लेकर अपनी सरकार को चुनौती दे रहे थे कि मैं आत्मदाह कर लूंगा यदि नहीं। तो निश्चित तौर पर ये है। और उसके बाद मेरी आंखों देखी बात है कि राजगढ़ के जो विधायक हैं बीजेपी के, वो एक साथ मिलने के लिए मंत्रालय में मुख्यमंत्री से मिलने आए थे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, और समाधान उनका नहीं हुआ। सरकार के स्तर पर या संगठन के स्तर पर जो भी रहा हो, लेकर ऑफ कम्युनिकेशन रहा हो, तो निश्चित तौर पर एक नाराजगी का भाव वहाँ पर है बीजेपी के प्रति, वहाँ के कार्यकर्ताओं में। लेकिन वो संघ का गढ़ रहा है पुराना, ये भी एक फैक्टर वहाँ पे है। तो मुकाबला वहाँ पे रोचक हो सकता है, भले दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सीट बची रहे या वो लोकसभा पहुंच जाए। तो बीजेपी की कोशिश ये होगी ब्रजेश जी की मामला रोडमल नागर बनाम दिग्विजय सिंह की जगह दिग्विजय सिंह बनाम भाजपा या मोदी हो जाए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से संघ का गढ़ है, वो रोडमल नागर को नहीं देख रहे थे, पिछली बार केपी यादव को नहीं देखा था, जो मतदाता हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को देखा था। तो आप कह सकते हैं कि आज भी 6 सीटें हैं आपके पास विधायकों की, लेकिन विधायकों की नाराजगी से मतदाता को फर्क नहीं पड़ता ना। मतदाता तो अलग देख रहा है। हमने देखा है 2018 के चुनाव, 2019 का चुनाव, कि किस तरह से जहाँ पर हमने देखा कि बीजेपी हार गई थी, लेकिन उस तरह से वहां पे मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी के हक में वोट दिया। तो आप देखिए कि रोचक हो सकता है। और एक तरह से दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है कि वो वहां से राजा रहे हैं, उनका प्रभाव उस क्षेत्र में रहा। 10 साल वहां के लोगों के लिए किस तरह से लाल कालीन बिछाई रही है सरकार में। तो अब उनको वो कर्ज उतारेंगे या यदि वो हार जाते हैं वहाँ से, तो प्रतिष्ठा उनकी ज़्यादा धूमिल होगी। मुझे लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होने की जगह अब एक तरह से वहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला मुकाबला होगा। जिस तरह से दिग्विजय सिंह के बयान आए, पोलराइजेशन होगा। और जो संघ का गढ़ रहा है, तो संघ हमने देखा है कि कई बार मामले में दिग्विजय सिंह ने शुरुआत कर ही दी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा नर्मदा जी में पानी बह गया है। तो अब ये कह सकते हैं हम कि मुकाबला होगा, क्योंकि नाम बड़ा है। मनोज जी, नाम से भी कई बार अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन जनता ने बड़े बड़े नामों को एक तरह से अमेठी से राहुल गांधी को पलायन करने पर मजबूर कर दिया, सिंधिया को आपने बीजेपी में आने को मजबूर कर दिया। ये जनता का ही है ना। जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस तरह से किया कि बड़े बड़े किले ढह गए। अब तो आप देखिए कमलनाथ का किला भी जिस तरह से पिछली बार रहते रहते बच गया। तो आप देखिए लक्ष्मण सिंह भी हार गए वहाँ से। तो कितना उनका प्रभाव बचा है ये अलग बात है, लेकिन दिग्विजय सिंह बड़ा नाम है, इसलिए चर्चा तो उस सीट की होगी। लेकिन रोडमल नागर वो बनाम दिग्विजय सिंह नहीं होगा। निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह बनाम सनातन ही होगा वहाँ पे चुनाव जो भी होगा। और इसी लाइन पे बीजेपी आगे बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि विधायकों की नाराजगी या रोडमल नागर के प्रति यदि नाराजगी है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाए। यदि एक सभा मोदी जी की हो गई तो 5 पलट देंगे। तो क्योंकि
हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो लहर चल रही है या देश में जो लहर चल रही है, बेमन से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी क्यों राजगढ़ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? वो तो कह ही रहा, मैं तो चाह रहा था युवा लड़ ले, रामचंद आगी लड़ ले। वो खुद कह चुके पहली सभा में कल ही उन्होंने कहा कि मैं 77 साल का हो गया हूँ, मैं चाहता था युवा लड़े, लेकिन अब मैं क्या लड़ूंगा चुनाव, आप लोगों को लड़ना है, युवाओं को लड़ना है, महिलाओं को लड़ना है। तो एक तरह से आप पहले ही हथियार डाल रहे हैं। तो लेकिन प्रजेश जी, इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि वो जो तमाम नेता, जीतू पटवारी से लेके तमाम नेता जो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, तो उनको संदेश देने के लिए भी हो सकता है कि दिग्विजय सिंह जैसा आदमी 77 साल की उम्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया तो बाकी लोगों को भी लड़ने के लिए आ जाए। कोई दिग्विजय सिंह अभी टिकट डिक्लेयर हुआ नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने खुद ही आकर सामने आकर वो जी मजबूरी है। दिग्विजय सिंह के बयान में ये है कि मुझे पार्टी ने कह दिया है कि आपको चुनाव लड़ना है, इसलिए तो मतलब पार्टी ने कह दिया है। और पार्टी, आपको याद होगा कि इस बात पर नाराजगी भी आलाकमान दर्ज करा चुका है कि बड़े नेता क्यों भाग रहे हैं मैदान छोड़कर। वो क्यों कह रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी आनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से हथियार डालना। बड़े नेता मैदान में होते तो माहौल बनता है, जो दूसरी पंक्ति के नेता होते हैं उनमें एक जोश आता है कि हाँ हमारी पार्टी जीतने के लिए लड़ रही। यदि बड़े नेता पलायन करेंगे और तीसरी पंक्ति के नेताओं को, यदि दूसरी पंक्ति के नेताओं को खड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पर माहौल होगा, कार्यकर्ताओं में एक तरह से निराशा आएगी। तो बड़े नेता भी केवल दिग्विजय सिंह को ही कह रहे हैं, कांतिलाल भूरिया को ही कह रहे हैं, अरुण यादव से ही कह रहे हैं, या अरुण यादव दिग्गज कह रहे हैं आला कमान से, लेकिन आला कमान कमलनाथ से नहीं कह रहा, अजय सिंह से नहीं कह रहा है, उमंग सिंगार से नहीं कह रहा, जीतू पटवारी से नहीं कह रहा है कि आप भी चुनाव लड़ लो। नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कह दी जाती है लेकिन अपन लोगों के बीच में नहीं आती। अपन कोशिश ही नहीं कर रहे कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है देख लें। अपने को तो ये दिग्विजय सिंह जी यदि कहते नहीं तो अपने को थोड़ी मालूम चलता है कि दिग्विजय सिंह को लड़ाने की बात। आपको नहीं लगता कि हम दरार से झांकने की बात कर रहे हैं? वहां तो गेट खुला हुआ है। नहीं, वहां कुछ है ही नहीं ना, तो गेट इसीलिए से कह रहा हूँ, दरार की बात कर रहे हैं, तो दरवाजा खुला हुआ है कि क्या चल रहा है सबको पता है। पूरे देश की और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की पॉलिटिक्स की समीक्षा करने बैठेंगे जिस दिन भी हम लोग, उस दिन हमें ये लग ही नहीं रहा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, उनके पास पैसा नहीं है। 1600 करोड़ का उनको चंदा मिला, चंदे का पता नहीं कहां चला गया। आज अमित शाह जी कह रहे थे कि ये तो काला धन के लिए वापसी कर रहे हैं, कह रहे हैं बॉन्ड का पैसे की क्या जरूरत है, हिसाब देना पड़ेगा। पहले बोले कि 1000 रुपए चंदा देगा तो उसके अंदर 50-100 रुपया जो है पार्टी फंड में जमा कराएंगे, बाकी घर ले जाएंगे। इस तरह की मानसिकता हुआ करती थी, ऐसा अमित शाह जी इंटरव्यू में कह रहे थे किसी और अभी एक कैंपेन भी चलाया था कांग्रेस ने 138 साल के उपलक्ष्य में कि 138 रुपए से लेके ऊपर तक जितनी राशि आप जमा कर सकते हो। हालांकि वो कितनी जमा हुई है भी नहीं पता चला किसी को। तो ये बात सही, इसके तो एक ये दिक्कत है। दूसरा आप देख लीजिए, अभी तक केंद्र की तरफ से यानी हाईकमान, कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से ऐसा क्या मामला दिया गया जिस मामले के तहत ये लग रहा है कि ये लोग सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए भी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते, ये तक संदेह पैदा हो गया। पहले ये विचार था कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तो कम से कम मेहनत करेंगे। मध्य प्रदेश में आप 1 सीट जीते थे पिछली बार, अभी तक ये बताइए कि जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार जी को डरा के रखा हुआ है बड़े नेताओं ने। इसलिए उन दोनों युवाओं ने दाव चला है कि सारे बुजुर्गों को लड़ाओ, इनको बताओ कि आज राजनीति में मध्य प्रदेश में आपकी हैसियत क्या बची है। ये आने वाला समय बताएगा आपको। मनोज जी, आप इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए और चुनाव के बाद जो है आप चुपचाप कानाफूसी कर लेना। आपको यही कहा जाएगा, देख लो भाई साहब, हमको इन्होंने अध्यक्ष ही नहीं करने दी, हमको नेता प्रतिपक्ष का काम नहीं करने दिया, देख लो जनता इनको कितना पसंद करती है। क्योंकि ये एक देश भर में वातावरण बना हुआ है, कोई आपको खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछली बार जब कमलनाथ जी ने वातावरण बनाया था कि हमारी तो सरकार बन रही है, हमारी तो सरकार बन रही है, दर्जनों ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने खुल करके ये कहना चालू कर दिया था कि ये ऐसा नहीं है। और मैंने तो खुद आपको आपके चैनल पर बोला था कि इतनी सीटें मिल रही हैं, और लोगों ने भरोसा नहीं करा था, लेकिन मुझे भरोसा इसलिए था क्योंकि मेरे संपर्क थे। आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो वामपंथी समर्थक और एंटी मोदी लॉबी है पत्रकारों में भी, राजदीप सरदेसाई जैसे ये सब लोग है, आप वो जो इंडियन एक्सप्रेस वाले थे, फिर कभी चर्चा करेंगे जी। नहीं, मैं बहुत अलग एंगल से बात कर ही नहीं रहा हूं, जिस पर आप सोचने लग गए ना, उधर नहीं जा रहा। तो ये सब लोग भी अभी ये कहने लग गए हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया उनकी अपनी राजनीति है, वो कोई पत्रकार का अपना स्वभाव होता है, किसका समर्थन करे किसका विरोध करे, मैं उस पर नहीं जा रहा, ना मैं उनको छोटा मानता हूं, बहुत बड़े लोग हैं वो। पर मेरा कहना ये है कि इन लोगों ने भी ये मानना चालू कर दिया और ये सामने आने लग गया। तो प्रभु जी, ये तो कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं ना, ये तो कह ही नहीं रहे हम सरकार बनाएंगे, वो तो कह रहे हैं हम सीट कम कर देंगे। लेकिन जो बात कर रहे हैं हम कि जो हमने शीर्षक रखा कि दांव पर दिग्गज, तो हम इसको यह सोचे जो शर्मा जी ने कहा, ये हम देख रहे हैं कि युवा नेताओं का दाव
दिग्गजों पर, और एक ही बहाने में जो अगर नतीजे जो हम सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे वैसे निकले, तो बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए आसान हो जाएंगी 4 जून के बाद, या संकट बढ़ेगा? नहीं, कांग्रेस के लिए आसान हो जाएंगी। दोनों पक्ष हैं, यदि ये दिग्गज जीतते हैं तो कांग्रेस को मजबूत होगी, और ये हार जाते हैं तो जो युवा नेतृत्व तो खड़ा करने की बात कांग्रेस के अंदर हो रही है, जिसको जिम्मेदारी दी गई। सुरेश शर्मा जी बता रहे हैं कि जो काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार, तो उनको फ्री हैंड मिलेगा। इनको जो है मार्गदर्शक मंडल की तरफ भेजा जा सकता है कि घर पर बैठिए आप, मार्गदर्शक मंडल में भी आने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है इनको। तो निश्चित तौर पर बदलाव तो होना ही चाहिए। पीढ़ी परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। जब युवा खून आएगा, नया जोश आएगा, तो नई मेहनत से काम होगा, वो निश्चित तौर पर होता है। आपका मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपकी एक स्थिति के बाद आप बता सकते हैं कि इस रास्ते पर आप जा रहे हैं, यहाँ गलत है, हमने भी चले थे, हम भी फिसले थे, हम भी हारे थे, और हम ऐसा करके जीते थे। आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि पूरा कंट्रोल ही आपके हाथ में हो, तो वो संभव नहीं हो सकता है। राजनीति हो चाहे और किसी कोई भी क्षेत्र हो, तो निश्चित तौर पर बड़े नेताओं को, कांग्रेस के, उनको यदि ये मौका है कि वो अपने आप को चुनाव मैदान में उतरें, साबित करें। दिग्विजय सिंह तो कह ही रहे हैं कि वो आ रहे हैं, और टिकट भी उनका हो ही रहा है। अरुण यादव का भी गुना से टिकट लगभग तय माना जा रहा है। बाकी कमलनाथ को भी आना चाहिए, विवेक तनखा को भी आना चाहिए, अजय सिंह राहुल को भी आना चाहिए। तमाम बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के, उनको एक बार आके दिखाना चाहिए कि हम हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा तभी है संकट काल में जब आप देख सामने लेना आए। चाहिए कि हम कहाँ हैं। लेकिन अजय सिंह राहुल तो कह रहे हैं कि मैं जहां से लड़ सकता था, दोनों सीटों पे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। इतने बड़े कद के नेता प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, भोजपुर आके लड़ सकते हैं, तो भोपाल से भी लड़ सकते हैं। नहीं, जब गुना से ये जाकर के लड़ रहे हैं अरुण यादव, तो उनको तो दिमाग में ये है कि वहाँ ये केपी यादव जीत गया, तो ये यादव है, ये भी वहाँ जीत जाएंगे जाकर के। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ मोहन यादव चीफ मिनिस्टर है, अब यादव की आप पैरोडी बनाओ। और वो ये सोच रहे हैं कि यादव होने के नाते जीत गए वो। लेकिन ब्रजेश जी, एक और दिलचस्प बात है ना कि अगर विदिशा की बात करें कि अटल जी वहाँ से चुनाव लड़े हैं, सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह लड़ रहे हैं, और वहाँ पार्टी 4 दशक पहले आखिरी चुनाव दी से 1984 में प्रताप भानु शर्मा को देख रही थी। एक तरफ युवाओं की भी चिंता हो रही है, 77 साल वाले भी चिंता है। तो ये क्या समझ नहीं आ रहा है कि युवाओं को आगे ले जाना चाह रहे हैं या बुजुर्गों को आगे ले जाना चाह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में एक द्वंद्व चल रहा है, जो शर्मा जी भी कह रहे थे, जो प्रभु जी भी कह रहे थे कि नई पीढ़ी चाहती है कि ये या तो मार्गदर्शन मंडल में चले जाएं, या इनको दाव लगाओ, चारों खाने चित हो जाएं, तो एक बार इनको किनारे करने का मौका मिल जाए। वैसी परिस्थिति है। और बुजुर्ग चाह रहे हैं कि आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। कुछ नहीं तो प्रताप भानु शर्मा जी की बात कर रहे हैं, इतने समय बाद यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो एक बार चुनाव लड़ लें, तो हो सकता है कि कुछ मार्जिन बढ़ा सकें अपनी पार्टी का, तो उस नाते कहीं संगठन में ही कुछ मिल जाए, राज्यसभा ही मिल जाए। तो बहुत सारी स्थितियां हैं मनोज जी। इसके आधार पर राजनेता अपने नफा नुकसान को देखते हुए राजनीति में पैर जमाता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस तरह का दाव चलता है। तो जिसका जब दाव फिट हो जाता है कांग्रेस में, वो वैसा दाव चल देता है। जैसे कमलनाथ जी का दाव चला तो उन्होंने दिग्विजय सिंह को चित कर दिया। अब कमलनाथ जी इसलिए बच रहे हैं कि बेटे को लड़ाने के बहाने कहीं मेरी भी पोल पट्टी न खिल जाए कि मैं इतना बड़ा नेता हूं और मैं भी हार जाऊंगा। तो जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार पीछे हटते हैं और उसके ही अनुसार निर्णय लेते हैं। क्या आपको लगता है कि अरुण यादव गुना वैसे ही जा रहे हैं? वो उनको मालूम है कि मैं वहां हार सकता हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि देखिए पार्टी ने मुझसे कहा हारने वाली जगह पे शिवराज सिंह के खिलाफ लड़ा दिया आपने मुझे, यहाँ हारने की संभावनाएं थी, लेकिन मैं एक माहौल बनाने के लिए गया कि बड़े नेताओं के सामने बड़ा नेता लग रहा है ना। अशोक सिंह जैसे नेता अगर 4 चुनाव हार के राज्यसभा जा सकते हैं, निश्चित तौर पर राज्यसभा जा सकते हैं, तो इनका दावा और मजबूत हो जाएगा। देखिए कि मैं तो आपने जहां पार्टी ने कहा बड़े नेताओं के साथ हमेशा लड़ता रहा, तो अब मुझे इसका प्रतिफल तो मिलना चाहिए। सुरेश पचौरी उदाहरण है वहां पे कि बिना चुनाव लड़े वो कितनी बार राज्यसभा में चले गए। तो यहाँ तो लोग मैदान में डटे हुए हैं, तो इस बहाने उनको तो कुछ ना कुछ प्रतिफल मिलना ही चाहिए। तो इस आधार पर भी आगे की रणनीति बनाता रहता है आदमी, और उसी आधार पर चुनता है किस जगह से लड़ना है। तो दिग्विजय सिंह, देखिए सुरेश पचौरी जी का जो जमाना था ना ब्रजेश जी, उस समय क्या है, देश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स चलती थी। फिर एक दौर आया उसके अंदर आदिवासी पॉलिटिक्स चली। फिर एक दौर आया जिसमें दलित पॉलिटिक्स, ये जो दलित पॉलिटिक्स चली। और इस समय जो है ओबीसी पॉलिटिक्स का दौर है। अब ना दलित को कोई पूछता ना आदिवासी को कोई पूछता, केवल ओबीसी का तगमा लेकर के या गले में पट्टा डाल करके घूम रहे हैं कि ओबीसी होंगे जिसके साथ वो जीत जाएगा। एक जमाने में मैंने उदाहरण दिया वो सब हुआ करता था। तो ये राजनीति का एक तौर तरीका बदल रहा है इस समय। कल्पना करिए कि ओबीसी के अलावा किसी से बात करते हुए देखते हो आप क्या? कौन दलित, कौन आदिवासी, काय का दलित, काय का आदिवासी, काय का ब्राह्मण, काय का स्वर्ण। एक जमाना था, ये दौर थे, एक जिनको कहते हैं ना कालखंड थे, केवल ओबीसी का कालखंड है।
और ये कालखंड तो खैर बदलते रहते हैं, लेकिन अरुण यादव जैसे नेताओं की बड़ी संकट है बेचारों का। अगर पार्टी में किसी पद पे रहते हैं तो बड़े नेताओं से लड़ते रहते हैं, और पार्टी में जब पद से बाहर हो जाते हैं तो बड़े नेताओं से लड़ने भेज दिया जाता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर एक दाव पर दिग्गज हैं या दिग्गजों पर दाव पार्टी लगा रही है, लेकिन टिकट जब घोषित होंगे लेकिन क्या ये दिग्गज जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या जो उनके बयान हैं, क्या वो उतनी गंभीरता से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, या वाकई पार्टी अगर गंभीर है तो जो बाकी के और दिग्गज नेता बचे हैं आधा दर्जन, उनको भी क्यों नहीं चुनावी मैदान में झोंक दिया जाता है कि कम से कम वो अगर लड़े तो, क्योंकि कहावत भी है कि हारा वही जो लड़ा नहीं, तो कम से कम एक दमदारी से कांग्रेस लड़ती तो नजर आए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।